तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत सालों के बाद, 93 के बाद, देखा जाए तो शायद 1985 के बाद, अगर 85 गिन ले तो 15 साल वो और 26 से तो 41 साल के बाद, अगर 93 से गिने तो 33 साल के बाद देश के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा भूचाल आया है। जैसा कि मैं जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देख के समझ सकता हूँ। इतने सालों के बाद देश की एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ा आदमी लगा है जो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ है जो बायां हाथ है, मतलब दाऊद का खास आदमी, जिसका नाम बताया जा रहा है सलीम डोला। इसको इस्तांबुल टर्की से NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो वापस लेके आया। आपने खबरों में देखा होगा कि इस आदमी की, सलीम डोला की, 5,000 करोड़ रुपए की नशा तस्करी का बिजनेस चल रहा था। दाऊद इब्राहिम का नशे का व्यापार ये सलीम डोला देख रहा था। और अब जब सलीम डोला पकड़ा गया, अब दाऊद इब्राहिम की खैर नहीं। मैं भी मानता हूँ जो आदमी दाऊद इब्राहिम का नशे का कारोबार संभालता हो उसके पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कहाँ दाऊद रहता है, उसके टेलीफोन नंबर क्या हैं, किस कंट्री में रहता है, कराची में है या सऊदी में है या अफ्रीका में है या नॉर्थ कोरिया में, जहाँ जहाँ हमारे विशेषज्ञ कहते रहते हैं कि कहाँ है। अब सारा मसला हल हो जाएगा। हमारी 40 साल की जो उड़ीक थी दाऊद को ढूंढने की, वो अब ख़त्म हो जाएगी। ये साक्ष्य सब बताएगा, लेकिन बताएगा तब जब इसकी इंटरोगेशन बराबर होगी, इसकी सेवा की जाएगी, इसकी पूछताछ की जाएगी, इसकी खैर पूछी जाएगी तो सच बताएगा। नहीं तो ऐसे लोग बहुत, जिसको हम कहते हैं ना शातिर अपराधी होते हैं, वो जल्दी किए कुछ बताते नहीं। लेकिन ये आदमी शायद इतना हार्डकोर नहीं लगता जो मैंने उसकी तस्वीरें देखी। इसको तो एक रात कहीं अकेले में रख ले कस्टडी में तो सब बता देगा। तो बहुत से लोगों को बहुत खुशी का संदेशा मिलने वाला है कि आखिर दाऊद है कहाँ, है भी या नहीं है तो कैसा है। ये 4-5 सवाल मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ, जब से पॉडकास्ट का फैशन शुरू हुआ। हाँ, रहरा गहरा नथु खैरा यही पॉडकास्ट कर रहा है। दाऊद कहाँ है, क्या पहनता है, कैसा लगता है, कहाँ रहता है, किस कंट्री में है, मर गया है या जिंदा है, ये बातें सुनते रहते थे। और सबको लेके 2 फिल्में आ गई, धुरंधर पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2, और उससे और हमारी उत्सुकता बढ़ने लगी कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला है। दुनिया भर की एजेंसीज दाऊद को ढूंढने लगी हुई हैं, लेकिन दाऊद है कि या हवा है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा किसी को। ऐसा क्यों होता? ये खाली हमारे देश की एजेंसीज की मजबूरी नहीं है कि उसको नहीं ढूंढ सकते।
लेकिन इंटरपोल है, FBI है, मोसाद है, KGB है, इन सब के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अगर हम नहीं ढूंढ सकते तो हम मोसाद को बोल सकते हैं, इजराइल की सीक्रेट एजेंसी को, कि हमें ये आदमी चाहिए, ढूंढ के दीजिए। इंटरपोल तो 30 साल से पीछे लगा है, आज तक नहीं ढूंढ सका, तो काहे का इंटरपोल हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि आज के दिन में हमारी एजेंसीज ने दाऊद का दायां बायां हाथ पकड़ लिया। 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है कि नहीं। देश में जो पिछले सालों में देश छोड़ के बैंकों से फ्रॉड करके भागे से, उनमें से 3-4 लोगों ने, हर एक आदमी ने 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ का भारतीय बैंकों से घपला किया और बाहर चले गए। उनको आज तक वापस नहीं ला सके हम, 10 साल हो गए। वो तो कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन नहीं थे, उनको था किसी विदेशी एजेंसियों के साथ ताल्लुक नहीं था, वो नहीं आ सके वापस। दाऊद को लाने के लिए कांग्रेस फेल हो गई, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार फेल हो गई, देवे गौड़ा की सरकार फेल हो गई, VP सिंह की सरकार फेल हो गई, बाद में वाजपेयी साहब की सरकार आई, वो फेल हो गई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह, वो फेल हो गए। उसके बाद फिर BJP की सरकार आई, आयरन मैन 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, लेकिन दाऊद वापस नहीं आया। वो आएगा क्यों? आपको लाना चाहिए था। मेरा सवाल ये है, ये दाऊद की जीत नहीं है, ये हमारी सरकारों की हार है। आप एक आदमी को नहीं ढूंढ सकते, कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे, YouTube पे प्रोग्राम बनाने वाले, पिछले 30 सालों से अखबारों वाले, और अभी 7-8 सालों से ये YouTube वाले रोटियां खा रहे हैं, कमा रहे हैं दाऊद के नाम से। वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको कोई नहीं मारेगा। मैं आपको जो असली बात बतानी चाहता था, दाऊद को कोई नहीं पकड़ेगा, दाऊद को कोई नहीं मारेगा, दाऊद का कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं उसको कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। सब हो सकता है अगर करने की इच्छा हो तो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दाऊद इब्राहिम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। और दोस्तों, सोना किसको अच्छा नहीं लगता, सोना किसको पसंद नहीं है, सोना किसके गले का हार नहीं बनता, सोना किसकी तिजोरी का श्रृंगार नहीं बनता, ये सोचने वाली बात है। इसलिए दाऊद तक पहुंचना जाना कोई नहीं चाहता, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं, मीडिया वाले ख़ास तौर पे। मैंने तो बीच में दाऊद पे एपिसोड बनाने बंद कर दिए थे। एक ही बात बार बार करते रहो, क्या फ़ायदा उसका। जो काम सरकारों का है वो तो कर नहीं रही हैं, और सरकारों का काम जो हमें दिया जाता है पत्रकारों को, हमारे तो हाथ में है ही कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं। खैर,
आगे सुनिए, असली बात आपको बताता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आदमी की सच्चाई क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी वक़्त क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस शख्स का नाम सलीम डोला बताया जाता है। ये आदमी 1966 में 66 में मुंबई का एक सबर्ब है बाईकला। बाईकला वो इलाका है जहाँ का एक और बहुत फेमस डॉन है अरुण गवली, उसके इलाके का रहने वाला है। लेना देना आपस में इनका कुछ नहीं। ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, बड़े परिवार में पैदा हुआ, जहाँ मुंबई की भाषा में कहते हैं खाने पीने के बांधे थे। वहाँ इस शकील डोला पैदा होता 1966 में। उस समय जब बड़ा हुआ, 18-20 साल का हुआ, जब 20 साल का हुआ तो इसकी उम्र तभी सन आ गया था 1986। 19-20 साल का जब हुआ, दाऊद इब्राहिम देश छोड़ के भाग जाता है 1985 में, समद खान के मर्डर के बाद। तो ये आदमी कभी दाऊद को मिला नहीं जिंदगी में। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी एजेंसियाँ, इन्वेस्टिगेशन और जो हमारा मीडिया बताता है उसको आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, कान बंद करके मत सुना करो। हकीकत जानने की कोशिश होनी चाहिए। कभी मिला नहीं। दाऊद भाग जाता है देश छोड़ के, दुबई चला जाता है। खैर, जाने दो। दाऊद को दुबई किसने जाने दिया? पासपोर्ट किसने दिया? एक नहीं, 5 पासपोर्ट दाऊद इब्राहिम के किसने बनवाए? जब दाऊद इब्राहिम का एक पासपोर्ट एक केस में कोर्ट में कचहरी में रख लिया जाता था जमानत लेने के टाइम पे, उसके बाद 2 महीने में उसका नया पासपोर्ट बन जाता था। फिर वो पासपोर्ट भी दूसरे केस में कचहरी में जमा करवाना पड़ा, फिर तीसरा पासपोर्ट बना। 85 में जब दाऊद फाइनली मुंबई छोड़ के दुबई भागा, वो उसका 5वां पासपोर्ट था। और ये पांचों के पांचों पासपोर्ट मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस में बने। अब इसका कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, कौन बचाता था उसको? किसके ऊपर एक्शन हुआ आज तक? और हैरानी की बात आगे सुनो, जो पासपोर्ट अदालतों में जमा करवाए गए थे, वो सब के सब पासपोर्ट रिकॉर्ड से गुल हैं। और जो नए पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में दस्तावेज सबमिट किए गए थे, वो भी सब के सब किसी रिकॉर्ड में नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो दाऊद इब्राहिम किसका आदमी है, कौन बचाता था उसको। पासपोर्ट बनने के लिए पुलिस क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है, घर का पता देखा जाता है, और उस 2 अड़ोसी पड़ोसियों के सिग्नेचर होते थे उस बनने में। आजकल वो सिस्टम बंद हो गया, लेकिन सारे का सारा रिकॉर्ड गुल है। 5 पासपोर्ट, किसी का कोई रिकॉर्ड सरकारी खाते में नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लो दाऊद इब्राहिम को किसने बनाया। उस जमाने में तो दाऊद कोई लाखोंपति अरबोंपति आदमी नहीं था जो रिश्वत दे के या दूसरे नाम पे पासपोर्ट। सबके सब पासपोर्ट उसी के नाम पे बने हैं, उसी के बाप का नाम है, उसी की माँ का नाम है, वही एड्रेस है। एक ही एड्रेस पे, एक ही पते पे पासपोर्ट बन जाते हैं, किसी को खबर तक नहीं। खैर, आगे चलते। ये शख्स सलीम डोला
जब 20-21 साल का होता है तो तंबाकू बेचने लगता है, जिसको हम आजकल गुटखा बोल देते हैं। गुटखा का बहुत ज़माना था और हिंदुस्तान में 2-3 गुटखा किंग बड़े मशहूर हुए हैं, जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए गुटखे के धंधे में। गुटखा तंबाकू होता बेसिकली। वो पुणे वाले, एक जोशी था, एक दूसरा था, बड़े बड़े महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए कमाए, और उनका एक बार आपस में झगड़ा भी हो जाता गुटखे के बिजनेस को लेके। वो दोनों कराची जाते हैं पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम के पास, कि हमारा समझौता करवा दो। गुटखे वाले, इतना पैसा गुटखा में होता है। आप सब, बहुत से लोग हिंदुस्तान में गुटखा खाते हैं, बेसिकली तंबाकू होता है। खैर, वो सेपरेट कहानियाँ, हमने उससे एपिसोड भी बनाए, आपने देखे होंगे। तो ये गुटखा बेचना शुरू किया, इसने अच्छे खासे पैसे कमाए। उसके बाद एक बार पकड़ा गया। गुटखा बेचने वाला, बाईकला का रहने वाला। फिर इसने जब वापस आया, थोड़े, गुटखा को कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता था उस ज़माने में। कोई थोड़े महीनों के बाद बेल हो जाती, बाहर आ जाता है। इसको लगा कि मैं अगर गुटखे में इतने पैसे कमा सकता हूँ तो मैं, जो भांग होती, मैरिजुआना, जिसको हम भांग कह देते हैं, जो इस किस्म का और एलिमेंट एक होता है, गांजा, भांग और गांजा। जिसने गांजा बेचना शुरू कर दिया कि अगर मैं गुटखा में इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैं गांजा में भी कमा सकता हूँ। गरीब घर से आया था, तो इसने गांजा बेचना शुरू कर दिया, उसमें से और पैसे कमाए। दोस्तों, 2012 तक के इस आदमी का कोई ड्रग का ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। दाऊद इब्राहिम 1985 में भाग के जाता है, 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, 94-5 में वो कराची शिफ्ट हो जाता है, सब कर। और ये शख्स 2012 में पहला इसके ऊपर बड़ा केस बनता है कोई ड्रग का, उसमें बरी हो जाता है, छूट के आ जाता है। उसके बाद 2023 में इसके ऊपर और 2 केस बनते हैं। ये अकेला नहीं, इसके और जो साथी सगी होते हैं, जिनमें एक शिराज नाम का आदमी था, उसमें एक कमलेश नाम का आदमी भी था, उसका भाई कमलेश राजपूत, उसका भाई कमल राजपूत, जो मुंबई में देहरी ईस्ट में कोरियर सर्विस का बिजनेस चलाते थे। अंधेरी ईस्ट में कार्गो कम्प्लेक्स के अंदर एक कोरियर कंपनी के दफ्तर बहुत हैं, उसमें ये कमलेश राजपूत और कमल राजपूत, इन भाइयों का कोई कोरियर सर्विस का, जो हम सामान इंग्लैंड भेजते हैं, बाहर भेजना है, फेडेक्स होता है, दूसरा होता है, तो हम कोरियर भेजते हैं अपने दारों दोस्तों को गिफ्ट भेजने के लिए, दाल सब्जी भेजने के लिए, ऐसी कंपनी वो चलाते। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो ड्रग बाहर भेजते, वो ड्रग ज़्यादा व्यागरा थी, तो वो पकड़े जाते। उसकी जब केस चलता है तो 2023 में एक एक करके सारे के सारे लोग बरी हो जाते हैं मुंबई की अदालतों में। पहले केस में ये होता है कि जो सैंपल व्यागरा का, कैटामाइन का, जो भी ड्रग के सैंपल दिए गए थे, जो मुंबई की क्राइम ब्रांच ने और एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जो सीज किए थे, वो सब लैब में फेल हो जाते। उसमें कमलेश राजपूत की भी बरी हो जाता है, उसका भाई कमल राजपूत भी बरी हो जाता है, उसमें शिराज भी बरी हो जाता है, और उसमें ये सलीम डोला भी बरी हो जाता है। मतलब जिन केसों में मुंबई पुलिस ने इनको पकड़ा, वो सब के सब अदालत से छूट जाते। उसके बाद ये आदमी अपना को नया धंधा शुरू करता है। अपने बेटे को दुबई में
रियल एस्टेट का धंधा शुरू करवाता है, उसके बाद खुद दुबई चला जाता है। अब ये असली पते की बात है, ध्यान से सुनिए। इसका बेटा अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस दुबई में करता। उसके बाद और मुंबई पुलिस के केस होते हैं, उस पर बात करें। ये आदमी जब इसके ऊपर एक्शन होना लगता है दोबारा, फिर 2023 के बाद, कहाँ 93, कहाँ 2023, अंदाज़ा लगा लो कितने साल के बाद, तो ये आदमी के पास यूएई का ये पासपोर्ट बना लेता है। अब देखिए, जो आदमी यूएई में जाके रहा, पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, जो कुछ भी किया, कुछ चक्कर चलाया, यूएई खाली दुबई नहीं है, 5-6 और भी छोटी छोटी एमिरेट्स उसमें हैं, कहीं और का पासपोर्ट ले लिया होगा। तो ये आदमी टर्की चला, इस्तांबुल चला जाता, वहाँ से इसको अब पकड़ के लाए। बेटे का इसका काम अभी दुबई में चल रहा है, रियल एस्टेट का काम चल रहा है। अगर इस आदमी का पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम थी, तो हमारी एजेंसियों ने दुबई की यूएई की एजेंसी को ये क्यों नहीं बताया कि ये ड्रग मनी से बिजनेस इस्टेब्लिश किया हुआ है, इसलिए इसके बेटे को वापस भेजा जाए और इसकी पूरी जायदाद वहाँ पे हड़प की जाए। ड्रग के मामले में यूएई सरकार कभी कोई समझौता नहीं करती, इसीलिए इस आदमी को भाग के कहीं जाना पड़ा होगा वहाँ। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज के दिन में हकीकत ये है कि जिस आदमी को ये कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम का ड्रग का धंधा चला रहा था, 5,000 करोड़, मेरे लिए वो छोटी रकम है, ये मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ का धंधा होना चाहिए अगर वो ड्रग का धंधा करता है। अगर ड्रग का धंधा होता, 50,000 करोड़ भी कम है, वो बिलियन में जाता है ड्रग का धंधा। 5,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मैंने बताया हमारे कितने वो जो ज्वेलरी वाले थे, वो इतने पैसे खा के भाग भी गए। तो इतने बड़े क्रिमिनल को आज पकड़ा गया, ड्रग तस्कर को, नशा तस्कर को। तो हमें उम्मीद ये है कि अब अगर ये आदमी दाऊद का खास आदमी, इसको आज के दिन में पता होना चाहिए दाऊद कहाँ है। अगर दाऊद का धंधा संभालता है, दाऊद का टेलीफोन नंबर इसके पास होगा, वो भी इसको बताना पड़ेगा कौन से कंट्री का है। आप कहीं भी बैठे हो, सिम कार्ड किसी और कंट्री का भी हो सकता है, वो नंबर तो सब पता होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो आदमी दाऊद के लिए काम करता और उसके पास दाऊद का नंबर नहीं हो, उसको ये नहीं पता हो कि दाऊद कहाँ रहता है, कैसा लगता है। कभी कॉन्फ्रेंस से बात हुई होगी, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई होगी, कभी दूसरी कॉल हुई होगी। ये बहुत एक सुनहरी मौका है हमारी एजेंसी के पास, जिस डॉन को हम लोग इतने साल नहीं ढूंढ सके, उसका खास आदमी हमारे हाथ में है। अब आने वाले दिनों में इसके क्या खुलासे होंगे, क्या पता चलेगा, ये बहुत हैरान करने वाली इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती। ये भी हो सकता है कि ये आदमी कुछ नहीं बोले, लेकिन क्या आप मान सकते हो कि हमारी एजेंसियों के सामने किसी की इतने मत है कोई कुछ नहीं बोले, मुंह बंद रखे। इन्होंने बड़े बड़े लोगों के मुंह खुलवा लिए भाई। अब इंतज़ार करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि ये आदमी सच बोले, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने वतन वापस आ गया, ये उसकी जन्मभूमि है, बाईखला का पैदा हुआ है। अब तो सच बोल दे।
दाऊद के साथ तेरा क्या रिश्ता था, कहाँ रहता था, कैसे दाऊद ने तुम्हें ड्रग स्मगलर बनाया, या तुमने दाऊद को क्या कट देते थे, क्या पैसा देते थे, उन सबको सामने आना चाहिए। मेरे आज का वीडियो बनाने का पर्पस, मकसद एक ही है कि इस बात को एक बार ख़त्म कर देना चाहिए कि कौन किसका आदमी है। बड़े लोगों के नाम जुड़े आज तक, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब बातें हवा में थी। और आखिरी बात, बहुत से अंध भक्तों को ये बात बुरी लगेगी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इंसाफ के लिए बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो कानून प्रक्रिया के लिए बना रहा हूँ, मैं ये मीडिया के उन लोगों को बताने के लिए बना रहा हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत किया करो, सबूत साथ में दिया करो। लेकिन आज सबूत उनके मुताबिक हमारे सामने हैं। मैंने जो यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके जितना रिकॉर्ड इस बंदे का, सलीम डोला का, ढूंढा, कहीं भी एक बार भी किसी अदालत में, किसी कोर्ट में, किसी केस में ये नहीं कहा गया कि ये दाऊद का आदमी है। तो आज ये बातें खड़ी होती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये दाऊद का भूत जो है वो ख़त्म होना चाहिए, दाऊद का चैप्टर बंद होना चाहिए, ताकि उसके नाम पे रोटियां सेकने वालों की दुकानें बंद हो सके। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, पर मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ। जर्नलिज्म ये नहीं सिखाता कि आपको जो फीड किया जाए वही आप बताओगे, जहाँ जो बिकता है वही आप दिखाओगे। नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं सच्ची बातें करता हूँ, इसलिए लोगों को बुरी लगती हैं। मैं सच बताता हूँ, इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती। हमारे देश में फैशन है, अगर किसी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दिया तो एंटी नेशनल, किसी ने सिखों के खिलाफ बोल दिया तो वो देशभगत, किसी ने मुसलमान के खिलाफ बोल दिया तो वो पद्मश्री, भारत भूषण। ये पखंडबाजियाँ बंद करो, अकल से काम लो, कानून से सबक सीखो। हम सब भारतीय हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ है। अगर मैंने कोई गुनाह किया होता, किसी का कोई गलत आदमी का साथ दिया होता, तो मैं आज इस उम्र में भी आज़ाद अपने घर में नहीं बैठा होता। मैं भी दाऊद की तरह देश विदेश भागा फिरता होता। मैं भी छोटा राजन की तरह तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा होता। मैं भी किसी और गैंग की तरह गोली का शिकार हुआ होता। सो दोस्तों, ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए। हकीकत का सामना करो, सच का सामना करो, और आने वाले दिनों में इसी तरह सच्ची बातें लेके, सच्ची खबरें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।